हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान के पहले ही चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे पहले हम पहला वीडियो डाल चुके हैं, जो कि इस पाठ के बेसिक कंसेप्ट पर आधारित है। जो नहीं देखे हैं, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, कि रासायनिक समीकरण हम कहते किसे हैं, क्या होता है रासायनिक समीकरण। तो देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों के रूप में निरूपित करने को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसा कैसे, देखते हैं। जब मान लीजिए कि हम सोडियम और जल, सोडियम लिए हैं, सोडियम एक तरह का तत्व है और जल क्या है, एक यौगिक है। सोडियम और जल को मिला देते हैं। मिलाने के पश्चात क्या होता है, मिलाने के पश्चात सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को, जो हमने अभी ये क्रिया किया, ये तो हमने रासायनिक क्रिया किया। अब इसी चीज को अगर हमको दिखाना है कॉपी में लिख के, तो वो प्रतीकों के रूप में हमको लिख देना है। किस रूप में, प्रतीक के रूप में। जैसे हमने कहा सोडियम, सोडियम को प्रतीक के रूप में लिखते हैं Na। जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बने हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने मिला के जल का रूप में लिख दिया है, ये प्रतीक है। तो जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं शॉर्टकट में, हमने कहा कि किसी का नाम लिखते हैं शॉर्टकट में दीपक कुमार, तो हम लिख देते हैं DK। मान लीजिए किसी का नाम है दीपक कुमार, तो हम लिखते हैं DK। उसी प्रकार से तत्व और यौगिकों को भी हम जो है ना प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। उनके प्रतीक क्या होते हैं, हाइड्रोजन के H होते हैं, ऑक्सीजन के O होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे 118 तत्वों के नाम हैं जो कि हम प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। तो उनको हम कहते हैं कि प्रतीक हैं। क्या कहते हैं उनको, समीकरण। अगर उन्हीं को हम जितना भी ये प्रक्रिया हमने किया हुआ है प्रतीकों के रूप में लिख देते हैं, तो उसको कहते हैं समीकरण। तो देखिए, हमने कहा सोडियम को और जल को जब हम मिलाते हैं, तो मिलाने के पश्चात देखिए इस तरफ बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल। तो जो मिलाते हैं उन सभी को हम कहते हैं अभिकारक, और मिलाने के पश्चात जो भी तत्व बन जाता है, तत्व या यौगिक, उसको हम कहते हैं उत्पाद। आशा करते हैं इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक हम निश्चित अनुपात में रखते हैं। ऑक्सीजन को हमने कहा कि हाइड्रोजन को हम 2 अणु में लेते हैं और ऑक्सीजन को हम 1 अणु में लेते हैं। हाइड्रोजन को हमने 2 अणु लिया, ऑक्सीजन को 1 अणु में लिया। अब जब इनको हमने मिलाया, तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा जल। तो ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक तत्व है और ऑक्सीजन भी एक तत्व है। ये दोनों जब मिला रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं कि ये अभिकारक है। ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और यही चीज दूसरे पक्ष में जो बन रहा है, इसको हम कहते हैं उत्पाद। जैसे समझ लीजिए कि हम कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट जो बनाते हैं, तो उससे पहले हम ढेर सारे तत्वों को मिलाते हैं। जो तत्वों को मिलाते हैं, तो वो कहते हैं हम कि वो अभिकारक है। लेकिन बनने के पश्चात जो उसमें पदार्थ बन जाता है, उसको कहते हैं हम लोग उत्पाद। तो अब हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरणों को लिखने की विधि क्या है, कैसे हम लिखेंगे। कोई भी जो हमने क्रिया कराई, तो उसको हम प्रतीक के रूप में यानी समीकरण के रूप में लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहला काम ये होता है कि अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र हमको याद होने चाहिए। हमको रासायनिक सूत्र याद होने चाहिए। सबसे मेन चीज तो ये है कि जितने तत्व हैं, तत्वों के जो है प्रतीक याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है। ये है, जब हम आवर्त सारणी में देखेंगे तो सभी तत्वों के 118 तत्वों के नाम याद है। आपको जो है रोज डेली 10 तत्वों के नाम याद करने हैं। लगभग 30 से 35 तत्वों के नाम आपको याद होने चाहिए सीरियल वाइज। ठीक है। तो यहाँ पे पहला ये है कि इसको लिखने की विधि क्या है, कि अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र हमको याद रहने चाहिए। दूसरा, समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में ही लिखे जाते हैं। जैसे कि H के 2 अणु, यहाँ पे देख रहे हैं कि H जो है हाइड्रोजन 2 अणु में है, नाइट्रोजन के 2 अणु है, क्लोरीन 2 अणु है, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 अणु में है। तो जब भी लिखे जाए, तो उसमें जो है अणुओं की संख्या पे लिखे जाए। तीसरा चीज देखते हैं
रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों को धन चिन्ह द्वारा जोड़कर बाईं ओर तथा उत्पादों को दाहिनी ओर लिखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ये कहे कि यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम है, एक तत्व है, इसको हमने ये तीर के, ये जो यहाँ पे एरो दिख रहा है, एरो के हम दाहिनी ओर लिखे हुए हैं, ठीक है, एरो के दाईं ओर लिखे हुए हैं, तथा उत्पाद को हम किधर लिखे हुए हैं, बाईं ओर। गलत है, ये जो है एरो के बाईं ओर हम जो है लिख रहे हैं अभिकारक को, और दाहिनी ओर लिख रहे हैं उत्पाद को, ठीक है। तो इस पक्ष को हम कहते हैं अभिकारक, मतलब बाईं ओर होते हैं अभिकारक तथा दाहिनी ओर होता है उत्पाद, ठीक है। आशा करते हैं इसको आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक। चलिए अब हम शुरू करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। अब संतुलित करना क्या होता है कि जब भी हम कोई अभिक्रिया कराते हैं तो जितनी चीजें मिलाते हैं वो कितने अणु में थे, वो जब बनने के पश्चात यानी जब उत्पाद बन जाता है तब भी उतने ही अणु उसमें होते हैं, ये होता है संतुलित समीकरण। तो जब हम समीकरण को लिखते हैं तो जितने अणु के रूप में इधर हमने तत्वों को लिया हुआ है या अवयवों को लिया हुआ है, उतने ही उत्पाद की तरफ भी अणु होने चाहिए। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, मान लीजिए एक हमारे पास जो है ना ये ग्लास का जार है, कुछ इस तरह से क्या है, जार है शीशे का, जिसमें कि दिखता रहे। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें बालू रख देते हैं, क्या रख दें, बालू के कण रख देते हैं, और बालू के कण में हम क्या करते हैं, कुछ माचिस की तीलियां रख देते हैं, ढेर सारे क्या करते हैं, माचिस की तीलियां। इसको क्या कर ले हम, इसको पहले तो इसको जो है बंद कर लेते हैं, और बंद करने के बाद इसको अगर धूप में रख दे तो इसको माचिस की तीली और इस बालू को हम क्या करते हैं, बालू मतलब जो सिलिकॉन होता है, उसको जब हम धूप में रख देते हैं तो कुछ समय बाद ये बालू गर्म हो जाता है। उसकी वजह से जब गर्म हो जाता है तो ये माचिस की तीलियां जो होती हैं, जो माचिस होता है वो क्या होता है, जल जाता है, और जलने के पश्चात ये देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई, इसमें जो भी तत्व थे वो क्या हो गए, टूट गए, और ये जो भी तत्व है ये धुएं के रूप में क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। लेकिन उड़ेंगे तो हमने क्या किया है, इसको बंद किया हुआ है ढक्कन, अब ये बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो ये हम देखेंगे कि जब ये जले नहीं थे तब इसको हम क्या करना है, वेट कर लेना है, यानी कि तौल लेना है इसको। उसके बाद जलने के पश्चात फिर से इसको वेट कर लेना है, तो देखते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है जलने के पश्चात, और जलने से पहले जितना वेट इसका था उतना ही है। जबकि इसको हम क्या करें, खोल देते हैं ऊपर से, तो ये क्या हो जाएगा, वेट में कमी आ जाएगी। हमने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि अणुओं की संख्या में कमी आती है, अणु तो उतने ही है, बस क्या होते हैं, कुछ कण उड़ जाते हैं, कुछ अणु उड़ जाते हैं, कुछ अणु इसी में रह जाते हैं। तो अणु तो उतने ही है बनने के पश्चात भी। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब भी हम कोई चीज अभिक्रिया कराते हैं, तो जब हम जितने तत्व के अणु लिए हैं, जितने अणुओं के तत्व लिए हैं, उतने अणु अभिक्रिया के पश्चात भी रह जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो कार्बन कितने अणु हैं, पहले हम ये दोनों को अलग अलग तरफ लिख लेते हैं। इधर अगर देखिए तो कार्बन के कितने अणु हैं, कार्बन नहीं है, कापर है, कापर के कितने अणु हैं, कापर के एक अणु दिख रहे हैं, कोई अंक यहाँ नहीं लिखा है, तो इतने अणु हैं, एक अणु है। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, इसको हाइड्रोजन के देखते हैं तो दो अणु है, देखिए ये दो अणु है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, सल्फर, सल्फर के एक अणु है, और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के चार अणु है। अब ये देखते हैं कि जब भी जितने भी अणु लिखे हुए हैं, जैसे कोई तत्व लिखा हुआ है तो उसके जस्ट बाद में जो अंक लिखा हुआ है वो उसी के लिए है, उस तत्व के लिए है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्लोरीन लिखा, तो क्लोरीन के लिए मैंने यहाँ 2 लगाया। अब ये जो 2 है वो सिर्फ क्लोरीन के लिए है। जैसे मैंने यहाँ लगा दिया H, मैंने क्या किया, यहाँ H लगाया, तो ये जो 2 लगा हुआ है सिर्फ क्लोरीन के लिए है, ना कि जो है हाइड्रोजन के लिए है। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ 2, तो ये समझिए कि ये 2 जो है वो जितने भी तत्व आगे हैं वो सबके लिए है 2, लेकिन जो बाद में 2 लगा हुआ है ये सिर्फ उसके लिए है जिसके आगे लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर सबसे पहले लगा देते हैं तो इसके पीछे जितने भी तत्व होंगे वो सबके लिए होंगे, बस ये प्लस माइनस से अलग ना हुए। जैसे हम कहें कि 2 हमने यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे हम फिर से आगे लिख दें एन ए। अब ये देखिए ये 2 इसके लिए भी हो गए, ये 2 इसके लिए भी, ये 2 इसके लिए, लेकिन ये वाला जो 2 है इसके लिए है। देखिए
अब इसका अगर देखें तो हाइड्रोजन कितने अणु हैं, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। क्यों, क्योंकि 2 पहले लगा हुआ है। क्लोरीन के कितने अणु हैं, 2 तो ये हैं और 2 पहले हैं, ये 2 और 2 का गुणा हो जाता है, तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 हो गए, और इस क्लोरीन के कितने हो गए, 2 दूना 4 हो गए। और ऐसे ही क्या हो जाते हैं, इस सोडियम के अगर देखें तो सोडियम कितने हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ देखते हैं जब भी सभी यौगिकों के पहले अगर कोई भी अंक लिखा होता है तो वो पूरे सभी तत्वों के लिए अंक होता है, और जिस तत्व के बाद में लिखा होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस तत्व के लिए होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कॉपर का कितने अणु है, सिर्फ 1 है। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 हैं। सल्फर के अगर सल्फर देखें तो सल्फर कितने अणु हैं, 1 है। और ऑक्सीजन कितने अणु हैं, 4 हैं। ये तो हो गए किसके लिए, ये हो गए अभिकारक की ओर। वही चीज देखते हैं उत्पाद की ओर क्या है, उत्पाद की ओर है कॉपर का कितना है, कॉपर के लिए 1 अणु है, सल्फर के लिए 1 अणु है, ऑक्सीजन के लिए 4 अणु है। और यहाँ पे देखते हैं टूट के अलग हुआ है लेकिन तो है तो पूरे उत्पाद की ओर। फिर सल्फर का कितना है, यहाँ सल्फर का अगर देखें तो 1 है। तो देखिए 1 अणु यहाँ है, 1 अणु यहाँ है, और दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, 2 अणु हो गए टोटल। फिर देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 अणु है, इसके कितने यहाँ पे हैं, 2 अणु है। 4 और 2 कितने अणु हो गए, 6 अणु हो गए टोटल ऑक्सीजन के। फिर देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने अणु हैं, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। जबकि ऑक्सीजन कितने अणु हैं, 4 अणु, 2 अणु, 1 अणु, कितने हो गए, 7 अणु हो गए। 4 2 6 1 7। तो इसलिए हम कहते हैं ऑक्सीजन के टोटल अणु कितने हो गए, 7 हो गए। ये 6 नहीं, टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। अब ये देखिए यहाँ पे जो है कॉपर का 1 अणु है, ये तो दोनों पक्ष में बराबर है। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, ये भी दोनों पक्ष में बराबर है। सल्फर के कितने अणु हैं, सल्फर के कितने अणु हैं, सल्फर के जो है इधर 2 अणु है और इधर कितने हैं, 1 अणु है। इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। यही ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 7 हैं, और इधर कितने हैं, 4 हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष जो है बराबर नहीं है, यानी कि अभिकारक जो है वो उत्पाद के बराबर नहीं है। इसलिए यह समीकरण असंतुलित है। कैसा समीकरण है, असंतुलित समीकरण है, जिसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण, जिसको कि असंतुलित समीकरण भी कहते हैं और कंकाली समीकरण कहते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो संतुलित करने के कई जो है कई रूल है। तो यहाँ पे हम एक नियम का यूज करेंगे। वो कौन सी विधि का यूज करेंगे, एक विधि का यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं अनुमान विधि। तो अनुमान विधि से क्या करेंगे, हम दोनों पक्ष को बराबर करेंगे। तो देखते हैं कैसे बराबर होते हैं। तो सबसे पहले तो यह देखते हैं कि कॉपर का दोनों पक्ष में बराबर है। तो जो चीजें दोनों पक्ष में बराबर नहीं है उसको बराबर करने का प्रयत्न करेंगे। तो देखेंगे सल्फर इधर कितने हैं, 2 अणु हैं, इधर कितने अणु हैं, 1 अणु है। तो सबसे पहले सल्फर को बराबर करेंगे। अगर इधर 2 है तो इधर भी सल्फर को हमको कितना करना है, 2 करना है। अगर सल्फर को 2 करना है तो हम यहाँ पे कभी भी हम बीच में जो है यहाँ नहीं लगाते हैं कोई भी अंक। जब भी लगाते हैं अंक कहीं पे तो वो सबसे पहले लगाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अगर इसको हमको 2 करना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा इस पक्ष को। अगर हम 2 से गुणा करेंगे तभी ये क्या होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इधर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं पहले। अब देखिए हमने पहले ही बोला जब पहले लगाएंगे तो वो क्या होता है, सबके लिए हो जाता है। तो देखते हैं ये 2 एच है, एच क्या है, यहाँ पहले से 2 है तो 2 दूना कितना हो गया, 4 एच हो गया। एच कितना हो गया, 4, मतलब कि इसमें भी गुणा हो गया। तो ये कुल मिलके कितना हो गया, 4 एच के अणु हो गए। फिर देखते हैं सल्फर कितना हो गया, 2 है, यहाँ पे तो 1 है, तो 1 दूना 2 हो गया। तो सल्फर कितने हो गए, ये भी 2 हो गए। फिर देखते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के लिए तो 4 है लेकिन ये 2 क्या हुआ है, पूरे के लिए लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन के लिए 4 दूना 8 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 दूना 8 हो गया। जबकि इधर कितना ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है 7, इधर ऑक्सीजन कितना है 8। तो यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन के लिए बढ़ाते इधर भी कुछ करना पड़ेगा हमको, जिससे कि ऑक्सीजन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इधर हम क्या करते हैं, कहीं पे भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 लगा दें। अगर कितना कर दें, 2 कर दें।
अगर यहाँ पे हम 2 करते हैं पहले, तो ये 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया हाइड्रोजन। कितना हो गया हाइड्रोजन, 4 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन अगर 2 हो गया तो अब देखिए, अगर ऑक्सीजन 2 हो गया तब काउंट कीजिए, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, कुल मिला के कितने ऑक्सीजन हो गए, 8 ऑक्सीजन। अब समीकरण हो गया ये संतुलित। अब कैसे लिखेंगे इसको, अब संतुलित समीकरण हो गया Cu यानी कॉपर प्लस 2 H2SO4 यानी कि H2SO4 कुल कितने हो गए, 2 हो गए, जिसको कहते हैं 2 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ पे क्या है, इस तरफ देखते हैं तो CuSO4 हो गया प्लस SO2 प्लस 2H2O। अब ये देखिए, तो ये जो सूत्र है या कहें जो समीकरण है, ये समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा। ये समीकरण क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण। देखिए सब बराबर है, इधर कॉपर एक अणु है, इधर कॉपर एक अणु है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूना 4 है, इधर हाइड्रोजन कुल कितने हैं, 2 दूना 4 है। इधर सल्फर कितने हैं, ये 2 है, इधर सल्फर कितने हैं, 1 और 2 है। इधर कितने हैं ऑक्सीजन, इधर 4 दूना 8 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 2 4 2 6 2 8 8 है। अब ये समीकरण क्या होगा, ये कहलाएगा संतुलित समीकरण। क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो इसको हमको फिर से बताइएगा और इसको हम फिर से समझाएंगे। अब देखते हैं दूसरा एक समीकरण इसी को संतुलित करके, कोई संतुलित नहीं है। जैसे जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे है Mg। क्या है, Mg। Mg मतलब होता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद यहाँ पे लगा हुआ है ऑक्सीजन, और दोनों को हमने मिला के बनाया हुआ है MgO। तो ये देखें तो दोनों तरफ के तत्व जो है संतुलित है कि नहीं, पहले ये देख लेते हैं। तो इस पक्ष में देखिए तो ये क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एक अणु है, इस पक्ष में ऑक्सीजन का एक अणु। इधर मैग्नीशियम के 2 अणु है, ऑक्सीजन कितने अणु, 2 अणु है। तो ये दोनों संतुलित नहीं है, जो कि दिख ही रहा है कि मैग्नीशियम इधर 2 है, इधर 1 है। तो हमने एक बात बताई है कि जब भी कभी भी हम संतुलित करेंगे तो अंक जो लगाएंगे वो तत्व के प्रतीक के बाद में कभी नहीं लगाते हैं, हमेशा उससे पहले लगाएंगे। तो देखिए इधर मैग्नीशियम 2 है तो इधर भी 2 करना है, तो 2 हम कहाँ लगाएंगे, 2 हम इस तत्व के पहले लगा देंगे। अब ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है संतुलित। क्यों, क्योंकि देखते हैं इसको संतुलित करके कि इधर मैग्नीशियम के कितने हो गए, 2 अणु, मैग्नीशियम के 2 अणु, और इधर भी कितने हैं मैग्नीशियम के 2 अणु। इधर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2 अणु है, इधर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2 अणु। अब ये समीकरण कैसा है, संतुलित समीकरण। अभी कैसा था, ये असंतुलित था। हम कुछ असंतुलित अभिक्रिया के और उदाहरणों को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है सोडियम, सोडियम के 2 अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु। ये सभी अभिक्रिया करके इधर देखें तो ये बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो है हाइड्रोजन। क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन। तो इसको हम संतुलित करते हैं। तो देखते हैं कि इस पक्ष में क्या है, इस पक्ष में ये जो सोडियम है 2 अणु में है, इस पक्ष में सोडियम कितने अणु में है, 2 अणु में है। इस पक्ष में हाइड्रोजन कितने अणु है, इस पक्ष में 2 अणु है, और इस पक्ष में अगर देखें तो 2 अणु यहाँ से हैं, क्योंकि ये 2 सबके लिए है। तो 2 अणु ये है हाइड्रोजन, और ये 2 अणु अलग से है, तो 2 2 4 अणु हो गए। तो हम देखेंगे कि दोनों पक्ष में सब तो सभी, सोडियम भी समान है दोनों पक्ष में, ऑक्सीजन भी समान है दोनों पक्ष में, ऑक्सीजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर कितना है, 1 है। तो हम क्या करते हैं, ये अनुमान विधि से करते हैं कि हम अगर इधर भी कितना करना चाहते हैं, इधर भी 2 अणु ऑक्सीजन के करना चाहते हैं, तो और 4 अणु किसके करना चाहते हैं, हाइड्रोजन के। तो अगर हम कहें कि यहाँ पे 2 लगा देते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम जानते हैं पहले अगर 2 लगाएंगे तो वो सभी के लिए हो जाता है। अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं, 2 और दूना 4, अब 4 अणु हाइड्रोजन के हो गए। ऑक्सीजन के लिए क्या है, ये 2 जो लगाए हैं वो ऑक्सीजन के लिए भी हो गया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। इस तरफ देखते हैं तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है।
अब देखिए दोनों संतुलित हो गए। तो ये जो अभिक्रिया है इसको हमने क्या किया है, संतुलित करने के पश्चात ये बन जाता है इस तरह से। अब इसको हम कहेंगे कि ये जो है ना, ये बन गया संतुलित। क्या बन गया ये? अब बन गया संतुलित। ये संतुलित हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसी का उदाहरण। चलिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये असंतुलित समीकरण है। अब असंतुलित समीकरण को दोनों पक्ष में क्या करना है, बराबर करना है। यानी कि जो अभिकारक है, अभिकारक और उत्पाद दोनों के पक्ष को क्या करना है, बराबर करना है। इधर देखें तो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इधर देखें 2 अणु है। ये 2 सबके लिए लगा है, नाइट्रोजन के लिए भी 2 है, हाइड्रोजन के लिए भी 2 है और क्लोरीन के लिए भी 2 है। ये तो नाइट्रोजन के लिए 2 हो गया, क्लोरीन के लिए भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ देखें 4, ये हाइड्रोजन का अपना 4 है, ये खुद का इसका 4 है, और ये जो है सबके लिए है वो 2 है। तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो जाता है। इधर देखें तो कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये इतने हैं। इधर अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। संतुलित करें तो इधर देखते हैं कैल्शियम का कितना अणु है, 1 अणु है। कितने अणु है, 1 अणु है। कैल्शियम इधर कितना है, 1 अणु है। दोनों पक्ष बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्लोरीन। क्लोरीन इधर कितना अणु है, 2 अणु है। कितना है, 2 अणु है। इधर क्लोरीन कितना है, ये 2 देखें तो ये 2 सभी के लिए है, तो क्लोरीन इधर भी कितना है, 2 अणु है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 और यहाँ 3, कुल मिला के इस पक्ष में तो 3 2 5 हो गया। इस पक्ष में कितना है हाइड्रोजन, 4 दूना 8 है। तो कमी किधर है, इस तरफ है। तो हम ये कहते हैं कि अगर इधर 8 है तो इधर भी हमको 8 करना है। तो हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर हम 2 लगाते हैं तो देखिए ये 3 दूना 6 हो गया हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन, 6 2 8 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन देखिए जब हमने यहाँ 2 लगाया तो ये 2 जो है नाइट्रोजन के लिए भी लग गया। इस तरह से नाइट्रोजन इधर कितना हो गया, 2 हो गया, और इधर भी तो नाइट्रोजन 2 है। अब क्या हो गया, दोनों तरफ संतुलित हो गया। देखिए नाइट्रोजन 2 है इधर भी, और नाइट्रोजन इधर भी 2 है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 4 2, 4 दूना 8, 8 इधर है, इधर भी कितना हो गया, 3 दूना 6 इधर हाइड्रोजन, और 2 इधर, 6 2 8 हाइड्रोजन हो गया। अब और देखते हैं क्लोरीन इधर कितना है, 1 है। इधर क्लोरीन इधर कितना है, 2 है। ठीक है, ये 2 सबके लिए है, तो इधर भी क्लोरीन 2 है। आगे क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी 1 है। सब क्या हो गए, संतुलित हो गए। अब ये संतुलित हो गया तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। अभी तक असंतुलित था। ठीक है, आशा करते हैं आपको एक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि जो अभिक्रियाएं होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो एक तो होती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब 2 या 3 चीजों या कहें कि ढेर सारे तत्व या यौगिकों को मिलाते हैं, तो मिलने के बाद जो मिलाते हैं वो अभिकारक है, और मिलने के बाद जो उत्पाद बने वो एक ही उत्पाद बने तो वो कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि वो अभिक्रिया तो हुई लेकिन जो है बना कितना, एक ही उत्पाद एक तरफ में, वो कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। ऐसे ही विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक तत्व जो है हट के दूसरी जगह चला जाए तो वो कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे ही वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या कहलाता है, टूटना या अपघटन होना। कि टूटने के पश्चात कितने तरह के बदलाव होते हैं और कितने क्या क्या कारण होते हैं टूटने के, वो हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया में। फिर देखेंगे उभय अपघटन या द्विस्थापन अभिक्रिया। उभय अपघटन क्या होती है, जब एक तत्व में से एक तत्व निकल, जब एक यौगिक में से एक तत्व निकल जाए दूसरे यौगिक में चला जाए, और दूसरे यौगिक में से एक तत्व निकल के पहले यौगिक में चला आए, तो वो कहलाता है उभय अपघटन, यानी कि जिसको कहते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा क्या है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें जब उस जैसे ही हम मिलाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, उसमें ऊष्मा निकले यानी ताप बढ़ जाए या उसका ताप घट जाए, उसको कहते हैं ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन। इसमें क्या होता है, जब अभिक्रिया हो तो ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, ये देखेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। अब इन्हीं चीजों को सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो कौन सा, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया को हम पढ़ते हैं, तो देखते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व यौगिक, कोई भी पदार्थ का मतलब तत्व यौगिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं या निर्माण करते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए हम ये कहते हैं कि अमोनिया। अमोनिया क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ये जो है यौगिक है अमोनिया। अमोनिया को अब हाइड्रोक्लोराइड क्लोराइड के साथ मिलाते हैं, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलाते हैं, तो दोनों मिलके जो है बना देते हैं अमोनियम क्लोराइड। इधर देखते हैं तो ये जो अभिकारक की ओर है,
अभिकारक में हम देखते हैं तो कौन कौन है, अमोनिया है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इन दोनों को मिलाते हैं तो इधर देखते हैं कि एक तत्व मिलके बन रहे हैं, इसको कहते हैं एकल उत्पाद, एक ही उत्पाद बन रहा है। अभिकारक की ओर 2 है और उत्पाद की ओर कितना है, 1 है। तो ये जो उदाहरण है हम ये देखते हैं कि इसका उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्लोरीन गैस को मिलाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी कि CO है। ठीक है, हमारे पास क्या है, CO को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और इसमें क्या मिला रहे हैं, क्लोरीन गैस मिला रहे हैं। तो जैसे ही हम क्लोरीन गैस को मिलाते हैं तो इधर देख रहे हैं कि 2 तत्व मिल रहे हैं, लेकिन मिलने के पश्चात ये क्या हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं फास्जीन, या तो कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। तो इधर देखते हैं कि इधर हम अभिकारक में 2 तत्व मिला है, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन। तो दोनों को मिलाते हैं तो इधर क्या बनता है, एकल उत्पाद बनता है। इसके लिए इसको समझ लेते हैं हम, ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया हो गई है, ये संयोजन अभिक्रिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। विस्थापन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, उभयटन अभिक्रिया, उभय अपघटन, ऑक्सीकरण, उष्मा शोषित और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया को पढ़ते हुए, ठीक है, उसको समझेंगे। तो आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिससे कि आज हम यहाँ पे जो है समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको अगर समझने में मदद किया है तो आप इस वीडियो के सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लिए, जिससे कि अगला वीडियो आपको मिल सके।